हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अभी-अभी जून 2025 में लगा ही है और उसमें जिस तरह से फर्स्ट पेपर जिस जिस हिसाब से टफ आया था और बहुत सारे लोग फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके सेकंड पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है? तो यही जो बात है, जो फर्स्ट पेपर टफ आया है, इसने अब चिंता बढ़ा दी है उन लोगों की जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं सितंबर में। ठीक है? तो क्योंकि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के संबंध में इस नियम को लेकर के कुछ क्या बोलते हैं भ्रांतियाँ हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और ये जो 40% रूल है, इसका एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं, जिसमें आपके मन में जितने भी डाउट हैं 40% वाला जो रूल है, मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको बोलते हैं कि आपके इससे कम मार्क्स होंगे तो आप एग्जाम में क्वालिफाई ही नहीं होगे, ठीक है? वो जो रूल है ना? उसका उससे रिलेटेड सभी तरह के डाउट्स का मैं आज इसमें जवाब देने वाला हूं और सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर के जो संशय की स्थिति बनी हुई है बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में, उसको भी मैं दूर करने वाला हूं और एक यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन भी लेने वाले हैं कि ये जो 40% जो मिनिमम मार्क्स वाला जो रूल है, ठीक है, राजस्थान सरकार की भर्तियों में, उसका उसकी स्थिति माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो 2 प्रमुख पद हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, उनमें उनके लिए उसकी स्थिति क्या है? क्या दोनों में ये अलग-अलग तरह से अप्लाई होता है या एक ही तरह से अप्लाई होता है? उसका भी आंसर लेने वाले हैं। साथ में संस्कृत शिक्षा विभाग में इस 40% मिनिमम मार्क्स वाले रूल की क्या पोजीशन है? क्या संस्कृत शिक्षा विभाग जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्जाम लगाता है, सॉरी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगाता है, उनमें ये रूल लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, इन सभी सवालों के हम लोग जवाब लेने वाले हैं, ठीक है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा जब हम लोग कंक्लूड करेंगे कि अंत में निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है? तो ये जो 40% रूल है, इसको लेकर के जो ज़्यादातर सवाल मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स के, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला सवाल तो मैंने आपको बताया ना, सितंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है और लोगों का फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस फर्स्ट पेपर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, तो उनकी चिंता बढ़ गई है। तो सबसे पहला डाउट उनके मन में आया हुआ है, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा यानी कि सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है, उसमें न्यूनतम जो 40% मार्क्स वाला जो रूल है, वो न्यूनतम जो 40% अंक है, वो दोनों पेपर में मिलाकर होने चाहिए या फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में अलग-अलग 40% कम से कम होने चाहिए। आखिर सेकंड ग्रेड के लिए 40% रूल कैसे अप्लाई होगा? मेरा कहने का मतलब ये है। अब आप कहेंगे इस डाउट की ज़रूरत ही क्या है? मतलब ये डाउट क्यों आ रहा है? तो हम यह भी बात करेंगे कि आखिर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह डाउट आखिर क्यों है कि सेकंड ग्रेड में ये जो रूल लगेगा, वो जो जो न्यूनतम उनको अंक लाने हैं, वो बेसिकली 40% उनके दोनों पेपर को मिलाकर के होने चाहिए या दोनों पेपर या फिर दोनों पेपर में अलग-अलग उनके 40% मार्क्स आने चाहिए? इस सवाल का हम जवाब लेने वाले हैं इस वीडियो में अभी, ठीक है? इस नियम में रिलैक्सेशन किसको है? क्या क्या ये जो मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स वाला जो रूल है, इसमें किसी को छूट भी है क्या? उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा देखते हैं तीसरा सवाल क्या है? हाँ, मैं थोड़ा-सा बेहतर रहेगा, मैं थोड़ा-सा छोटा हो जाता हूँ क्योंकि मेरे नीचे टेक्स्ट आ जाता है। ओके, और थोड़ा-सा छोटा हो जाता हूँ। मुझे लगता है मेरी आवाज़ का जो कम्युनिकेशन है आपके साथ में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाए कि मेरे चेहरे के, ठीक है? तो ये हो गया, ओके। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल जिसका हम आंसर जानने वाले हैं इस वीडियो में, वो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए इस नियम में कोई अंतर है क्या? क्या ये समान रूप से एक ही तरह से लागू होता है क्या या इसको लागू करने में कोई अंतर करता है आरपीएससी? इसका हम जवाब लेने वाले हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में यह जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, उसके लिए क्या यह मिनिमम 40% वाला रूल लागू होता है या नहीं है? ओके, तो सबसे जो पहला सवाल है, कौन-सा? सेकंड ग्रेड वाला, कि उसमें दोनों दोनों सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में दोनों पेपर को मिलाकर के 40% होना चाहिए या दोनों पेपर में अलग-अलग 40% कम से कम मार्क्स आना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाइंग करने के लिए। तो वो क्या स्थिति है, सही बात क्या है, उसका पता लगाते हैं और जो यहाँ आपको बताया जाएगा वो ही 100% सच है,
ठीक है? तो मैं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो सीनियर टीचर यानी कि सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा लगती है, उसका विज्ञापन लाया हूँ 2022 का। अब आप कहेंगे सर 2022 की क्या ज़रूरत है? इसके बाद तो 2024-25 2 विज्ञापन और आ गए। तो भई स्टोरी यहीं से शुरू हुई है, बात को समझो। ये जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर के कन्फ्यूज़न है, वो यहीं से शुरू हुआ है। इसलिए हमें थोड़ा-सा 2-3 साल पीछे जाकर के समझना होगा कि आखिर सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के मन में यह डाउट क्यों आ रहा है, ठीक है? तो जो विज्ञापन है सेकंड ग्रेड का 2022 वाला, ठीक है? सीनियर टीचर का आरपीएससी का एग्ज़ाम है। इसकी यह स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर सीनियर टीचर आपके सामने है। इसमें पेपर 1 लिखा है। पेपर 1 में के बारे में ये अलग-अलग पॉइंट हैं कि भई वो कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटे का होगा, कितने टाइम का होगा, कौन-कौन से उसमें सब्जेक्ट आएँगे, ये सब लिखा हुआ है। पॉइंट जो 5 है वो नेगेटिव मार्किंग को बताता है और जो पॉइंट 6 है, याद रखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको समझना होगा। पेपर फर्स्ट का पॉइंट 6 बता रहा हूँ मैं आपको, पेपर फर्स्ट का पॉइंट 6 ये याद रख लीजिएगा। 2022 का सेकंड ग्रेड एग्जाम रिक्रूटमेंट है ये, विज्ञापन है, उसमें से मैंने ये क्रॉप करके यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? तो पेपर फर्स्ट का पॉइंट 6 में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं। 2022 के विज्ञापन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। यहाँ देखो एकदम साफ-साफ लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर। आप समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ईच पेपर शैल बी 40%। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने एकदम बात सही कही है कि सेकंड ग्रेड के प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स होने चाहिए, एकदम बात सही है। लेकिन यहाँ त्रुटि है। त्रुटि कैसी है? त्रुटि बेसिकली क्या बोलते हैं, अब इसको कौन-सी त्रुटि कहें, ग्रामेटिकल एरर कहें या क्या कहें, है ना? ठीक है? लेकिन यहाँ त्रुटि है, कैसे त्रुटि है मैं बताता हूँ। ये पेपर फर्स्ट है, ये तो एक ही पेपर है ना? तो जब एक ही पेपर है, तो उसके लिए ईच पेपर लिखने की ज़रूरत क्या है? ईच पेपर तो तभी लिखते हैं जब वहाँ एक से ज़्यादा पेपर हो। तो जब ये पेपर 1, इसमें और कोई पेपर नहीं है, ये अकेला केवल एक ही पेपर है, ठीक है? तो इसके लिए ईच पेपर की ज़रूरत नहीं है। ईच पेपर शब्द की ज़रूरत नहीं है, बात को समझो, मैंने इसको काट दिया। मतलब जब आप दोनों पेपर की अलग-अलग बात कर रहे हो, देखो ना पेपर फर्स्ट के लिए लिखा है ईच पेपर, ठीक है? भई ईच पेपर क्यों लिखना है? पेपर तो वो तो खुद ही एक है। ईच ईच शब्द तो तब यूज़ करते हैं जब एक से अधिक ऑप्शन उपलब्ध हो, ठीक है? यहाँ सेकंड पेपर भी देखो आप, सेकंड पेपर में भी क्वालिफाइंग मार्क्स कितना बताया है? मिनिमम, अच्छा सेकंड पेपर का बता रहा हूँ मैं आपको 5वां पॉइंट, सेकंड पेपर का 5वां पॉइंट, फर्स्ट पेपर का 6ठा पॉइंट, ठीक है? ओके। याद रखना ये 5वां और 6ठा, ठीक है? तो सेकंड पेपर के 5वें पॉइंट में आप देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर, यहाँ भी कह दिया ईच पेपर। अरे भाई ईच पेपर लिखने की क्या ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि यह तो सेकंड पेपर तो एक ही पेपर है, यह तो अपने आप में एक पेपर है, तो इसमें ईच पेपर लिखने की क्या ज़रूरत है? ये वैसे ही है जैसे किसी परिवार में एक ही सदस्य हैं और हम जाकर के जानबूझकर कहें भई परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबसे इतना-इतना चंदा इकट्ठा किया जाएगा। तो भई वो सामने वाला कहेगा भई मेरे केस में तो मैं तो खुद अकेला ही हूँ, तो मुझे तो सीधा कह दो कि तुमसे इतना लिया जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना? प्रत्येक सदस्य से इतना लिया जाएगा, ये मुझ पे लागू नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ भी वही है, जब ये सेकंड पेपर अकेला है, तो इसकी डिटेल में ये देखो सेकंड पेपर के पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, ये सेकंड पेपर से रिलेटेड है। तो सेकंड पेपर की डिटेल में ये जो ईच पेपर शब्द लिखा हुआ है, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि सेकंड पेपर तो अकेला ही पेपर है, प्रत्येक पेपर लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो बिना ईच पेपर लिखने से कन्फ्यूजन पता है क्या होता है? ये होता है कि लोगों को लगता है कि ये जो सेकंड पेपर है, इसमें भी क्या पता कई पेपर होंगे, इसकी वजह से यहाँ पर ईच पेपर लिखा हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो 2022 की ये जो भर्ती थी, पेपर 1 और पेपर 2 में जो कंडीशन लिखी हुई थी, जो पेपर के साथ अलग-अलग लिखी हुई है, उसमें ईच पेपर वाले शब्द को इन्होंने हटा दिया। कब? जब इन्होंने अधिनियम निकाला 2024 में। बात को समझो, स्कूल शिक्षा से संबंध में जो अधिनियम निकाला राजस्थान सरकार ने, उसमें ईच पेपर वाले इसको यहाँ पर खत्म कर दिया, ठीक है? तो अब आ जाते हैं 2022 की भर्ती के बारे में हमने बात कर ली। वहाँ पर जो ईच पेपर लिखा हुआ था वो गलत था, क्योंकि दोनों पेपर में अलग-अलग कंडीशन लिखी हुई है।
ठीक है? तो जब अलग-अलग लिखी हुई है तो वो तो पेपर तो एक ही है बेचारा, ईच पेपर की क्या ज़रूरत है? ओके, अब हम आ जाते हैं 2022 का एग्ज़ाम हो गया, सारा काम हो गया, ठीक है? उसके बाद में 7 फरवरी 2024 को राजस्थान सरकार का जो कार्मिक ग्रुप कै ग्रुप 2 विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई थी, ठीक है? जिसमें राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नाम से जिसको जानते हैं, उसका पॉइंट नंबर 7 पेज 7 पे मैं आपको लेकर आता हूं। और ये जो गलती करी इन्होंने 2022 के विज्ञापन में कि भाई ईच लिखने की क्या जरूरत है, उसको यहां पर इन्होंने सुधार लिया। कैसे सुधारा ये देखो जरा, मैं आपको लेकर के आ गया हूं पॉइंट 7 पेज 7। आप इसको डाउनलोड करके देखिएगा। ये देखिए, ये रहे आपका इसका पॉइंट 7, ठीक है? पेज 7 पे है ये पॉइंट 7। और इस 7 के भी 1 2 सेकंड में, 7 के भी सेकंड में, ठीक है? अच्छा, इसी में मैं आपको बता दूं, इसी में फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको समझ में आया होगा कि ये जो सेकंड पेपर से जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो सेकंड पेपर से हटाई गई थी, वो इसी इसी अधिसूचना में हटाई गई थी, ठीक है? अब मैं आपको सेकंड ग्रेड वाला पढ़ा रहा हूं कि वो जो ईच पेपर है वो इन्होंने 2024 में हटा दिया। ये देखो, वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसकी स्कीम और पाठ्यक्रम का विवरण, स्कीम और पाठ्यक्रम क्रम का विवरण यानी कि सिलेबस और स्कीम वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा है। ये कौन सा पोर्शन की बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है, सिलेबस और स्कीम। ये देखो, ये रहा सिलेबस, आपका सिलेबस और स्कीम, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर, ये रहा, इसकी बात कर रहा है ये। और क्या बात कर रहा है वो भी जरा देख लो, क्या कहना चाहता है ये, मैं हाईलाइट करता जाता हूं। सेकंड ग्रेड के लिए बता रहा हूं। प्रथम जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है, फर्स्ट पेपर के क्रमांक 6, मैंने कहा था ना क्रम संख्या याद कर लेना। फर्स्ट पेपर के क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। इन्होंने कह दिया कि जो फर्स्ट पेपर के छठे पॉइंट में जो प्रत्येक प्रश्न पत्र लिखा हुआ है उसको हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई रिलेवेंस नहीं है। वो प्रथम जो प्रश्न पत्र है वो तो खुद एक ही है, तो वहां प्रत्येक के लिए क्या जरूरी है भाई? वहां तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? इसी तरह से इन्होंने कहा कि सेकंड पेपर का जो पॉइंट 5वां है, मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट का छठा और सेकंड का 5वां, चाहे तो आप वापस देख लेना वीडियो को वही ले जाकर के, उसमें भी इन्होंने करेक्शन किया। इन्होंने कहा विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी, ठीक है? अब यहां से स्टोरी हो गई शुरू। एक्चुअल में तो आरपीएससी क्या, राजस्थान सरकार ने अपनी भूल सुधार की है। भूल सुधार ये की है कि भाई सेकंड ग्रेड के विज्ञापन में जो फर्स्ट पेपर के लिए हम 40% मिनिमम की बात कर रहे हैं, वहां पर प्रत्येक प्रश्न पत्र लिखा जाना आवश्यक नहीं है। वहां हम सीधा कहेंगे कि इस पेपर की डिटेल ये है और इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या हुआ? यहां से शुरू हुई प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे जो हमारे एनालिसिस करने वाले साथी हैं, टीचर साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसका मतलब गलत समझ लिया। और उन्होंने ये समझ लिया कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो 40% का जो रूल है वो अब ये हो गया कि दोनों पेपर को मिला करके आने चाहिए 40%, क्योंकि यहां पर प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो है वो शब्द हट गया है, जबकि यह बात सही नहीं है। सेकंड ग्रेड का जो 2024 का, उसके बाद में चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ इन्होंने ये हटा दिया। इन्होंने कहा 6 में तो हमने ये हटा दिया और 5 में हमने ये हटा दिया। 6 कौन सा? 6 है हमारा फर्स्ट पेपर का और 5वां पॉइंट है हमारा सेकंड पेपर का, और उसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र वाली लाइन हटा दी फरवरी 2024 में। और यही नहीं, इन्होंने जो आपका लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इनके लिए भी यही त्रुटि चल रही थी पहले, वो इन्होंने हटाई है। ये देखो, ये हटाई है, ठीक है? इसी तरह से प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा वरिष्ठ, मतलब जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, है ना, ठीक है, कोच वगैरह, उनके लिए भी ये सेम है, वो हटाया गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो शब्द था पीटीआई के लिए, वो भी हटाया गया है, ठीक है? अब भाई फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार ने ये कर दिया। अब दिसंबर 2024 में विज्ञापन आता है किसका? सेकंड ग्रेड का। उसमें यह गलती रिमूव हो गई, यानी कि आरपीएससी ने जब विज्ञापन जारी किया तो वो जो अधिनियम था उसके तहत ही जारी किया। ये देखिए, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और फर्स्ट पेपर का पॉइंट 6 उसमें देख लीजिए, आपका ईच पेपर वाला शब्द हट गया है। ये देखिए लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। ईच वाला शब्द हट गया है। क्यों हट गया? क्योंकि पेपर 1 लिखा हुआ है ना,
पेपर ही एक ये पेपर ही एक है, तो इसके अंदर और कोई थोड़ी पेपर है भाई, ये तो अकेला पेपर है। अब इसमें भी हम ईच कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत मैसेज देगा। उससे ये पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे पेपर हैं और उन सब पेपरों में प्रत्येक में हमें 40% लाना है। बात आपको समझ में आ गई, है ना? उससे ये मैसेज जा रहा था, ठीक है? या फिर उससे ये भी मैसेज जा रहा था, कई लोगों को ये भी लगा कि ये जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें अलग-अलग सेक्शन है। ये ज्योग्राफिकल है, हिस्ट्री है, ये करंट अफेयर है, इन सब में अलग-अलग 40% आने हों, है ना? मतलब जितने लोग उतने भ्रम, क्योंकि वो गलत लिखा हुआ था, ठीक है? इसलिए। तो इन्होंने करेक्ट कर लिया इसको, पेपर 1 के छठे पॉइंट में ईच पेपर वाला शब्द हटा दिया क्योंकि वो कन्फ्यूजन कर रहा था, और सेकंड पेपर में भी इन्होंने ईच वाला जो है वो क्या बोलते हैं, ये देखो, वो 5वें पॉइंट में इन्होंने वो भी हटा दिया और सीधा-सीधा लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। तो अब मेरे ख्याल से आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप जो सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें एकदम साफ है साथियों, पेपर 1 में आपको कम से कम 40% लाना ही होगा, जो कि पेपर 1 की डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में। पेपर सेकंड में भी आपको 40% लाना ही होगा, जो कि पेपर सेकंड के 5वें पॉइंट, जो पेपर सेकंड की जो डिटेल है विज्ञापन में, उसके 5वें पॉइंट में साफ-साफ लिखा हुआ है। इसलिए यदि आप इस भ्रम में हैं, यदि आप इस भ्रम में है कि सेकंड ग्रेड में पेपर 1, पेपर 2 दोनों को मिलाकर के लाना है, तो यह भ्रम को जल्दी ही तोड़ दो। अपने आप को तैयार कर लो कि आपको फर्स्ट पेपर में भी 40% लाना ही होगा। दोनों में अलग-अलग चाहिए, दोनों को मिलाकर के नहीं चाहिए। बात को समझो। फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आपके अलग-अलग 40% अंक होने चाहिए, यही रूल है। किसी भी गलतफहमी में मत आना। बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि दोनों के लिए अलग-अलग लिखा हुआ है। आप गलतफहमी में आ ही कैसे सकते हो? सेकंड पेपर की डिटेल के साथ लिखा हुआ है 40% चाहिए, फर्स्ट पेपर की डिटेल के साथ लिखा हुआ है 40% अंक चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट पेपर में भी चाहिए और सेकंड पेपर में भी चाहिए, मतलब दोनों में चाहिए, ठीक है? जब दोनों में 40-40 होने चाहिए, एकदम साफ है। अब 2024 के बाद में सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आया 2025 का, अभी 2 दिन पहले सीनियर टीचर का आरपीएससी का, उसमें भी इन्होंने सेम बात कंटिन्यू की। ये देखो 5वें पॉइंट में फर्स्ट पेपर के छठे पॉइंट में साफ-साफ लिखा हुआ है, सेम लैंग्वेज 2024 वाली रिपीट है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। इसी तरह से आपका सेकंड पेपर के लिए भी जो 5वां पॉइंट है उसमें भी वही बात रिपीट है, यानी कि आपको 2025 की भर्ती में भी अलग-अलग लाने होंगे 40% मार्क्स, सेकंड ग्रेड में पेपर 1 में भी लाने होंगे, पेपर 2 में भी लाने होंगे, अलग-अलग 40% चाहिए। ओके, ये तो मैंने आपका सेकंड ग्रेड का जो भ्रम है, वो मैंने आपका भ्रम दूर किया है, और यकीन मानिए मैं जो कह रहा हूँ वही 100% सच है, वही सच है, ठीक है ना? अब आगे आगे अब आपको किसी भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। आ, यस, अब हम आ जाते हैं स्कूल लेक्चरर में इसकी स्थिति क्या है और ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई। तो अभी 2 दिन पहले स्कूल लेक्चरर का जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का स्कूल लेक्चरर का जो विज्ञापन रिलीज हुआ है उसको देख लेते हैं। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर स्कूल लेक्चरर, इसमें एकदम साफ-साफ है साथियों, 5वें पॉइंट में साफ-साफ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40। इसका कारण यहाँ पे क्या है जरा समझ लो। सेकंड ग्रेड के विज्ञापन में आपने देखा होगा, सेकंड ग्रेड के विज्ञापन में आप देखिए पेपर 1 और पेपर 2 की डिटेल अलग-अलग लिखी रहती है। सेकंड ग्रेड के विज्ञापन में पेपर 1 और पेपर 2 की जो डिटेल है वो अलग-अलग लिखी रहती है। इसलिए और इसीलिए पेपर 1 में डिटेल में 40% इन्होंने कर दिया, पेपर 2 की डिटेल में भी लिख दिया कि 40% चाहिए, ठीक है? मतलब दोनों में चाहिए, 40% पेपर 1, पेपर 2 दोनों में चाहिए। एक्चुअल में फर्स्ट ग्रेड का जो विज्ञापन जारी होता है उसमें साथियों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जो डिटेल है वो सेकंड ग्रेड वाले रिक्रूटमेंट विज्ञापन के जैसे नहीं लिखी होती है, ठीक है? दोनों की डिटेल यहाँ पर एक साथ लिखते हैं ये, इसीलिए अब यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के विज्ञापन में जो 40% वाला रूल है वो ये एक साथ लिखते हैं, अलग-अलग नहीं लिख रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर ईच पेपर शब्द आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुल पेपर दोनों पेपर के लिए एक साथ लिख रहे हैं। जब 2 पेपर हैं तो बताएंगे ही भाई दोनों पेपर में ईच पेपर में आना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट ग्रेड वाला विज्ञापन है वो भी एकदम स्पष्ट है, साफ-साफ कह रहा है कि जो 2 कितने भी पेपर लगते हों, अगले ने ये भी नहीं कहा 2 पेपर लगते हैं, अगले ने कह दिया कितने भी पेपर लगते हों अलग-अलग आपको 40% चाहिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम हमारे सेकंड सवाल की। सेकंड सवाल क्या था कि इसमें छूट किस-किस को है, तो मैं आपको क्लियर कट कह दूं, इसमें 5% का रिलैक्सेशन है। 5% का रिलैक्सेशन है किसको?
5% का जो रिलैक्सेशन है ना, छूट है 40% वाले रूल में, 5% की जो छूट है वो तो है SC और ST को, ठीक है। SC और ST को 5% की छूट है, ये जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपको कुछ समझना नहीं है, बात को समझना जरा। इसके अलावा किसको छूट है? इसके अलावा हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, एक्स आर्मी मैन जो होते हैं, ठीक है, एक्स आर्मी मैन जो होते हैं, भूतपूर्व सैनिकों को, और विशेष योग्य जन को, ये देखो ये क्या कह रहा है, विशेष योग्य जन को, यानी कि जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए पूरी ही छूट है। बात को समझो, उनके लिए पूरी ही छूट है। मतलब जैसे जैसे आपके आपके क्या बोलते हैं, SC ST को केवल 5% की छूट है, लेकिन एक्स आर्मी मैन को और दिव्यांग जनों को, विशेष योग्य जन शब्द यहां पर यूज हुआ है, उसकी परिभाषा आप देख लीजिएगा। विशेष योग्य जन जो हैं, है ना, पीडब्ल्यूडी नहीं, पीडब्ल्यूडी तो भाई फिजिकली चैलेंज्ड हो जाता है, ठीक है। विशेष योग्य जन जो हैं, विशेष योग्य जन लोगों को कितने की छूट है? ये जो पूरा रूल है इसी में छूट है, मतलब उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता। किनके लिए? आपका विशेष योग्य जन और आपके कौन से? भूतपूर्व सैनिक। अब एक बार विशेष योग्य जन की जो परिभाषा है, क्या वो दिव्यांग जन ही है क्या? ये इसको एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि यहां पर तो ये लिखा हुआ है राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, ठीक है ना। और ये देखिए ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको चेक करना, क्योंकि शब्दों का गेम है ना। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कि विशेष योग्य जन ही दिव्यांग जन है क्या, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा चेक करना, जो इस कैटेगरी से रिलेटेड है वो इसको चेक कर सकते हैं। ओके, है ना। ओके, ये हो गया। तो आपको ये जो क्या बोलते हैं 40% वाला रूल है, ये आपको क्लियर हो गया, डाउट आपके हो गए। अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो है वो ये एक ही तरह से लगता है, ये भी हमने ले लिया। अब बात करते हैं संस्कृत एजुकेशन में इस 40% रूल की क्या स्थिति है। तो संस्कृत एजुकेशन ने 2024 में ही सुनिए, ये जो प्राध्यापक विद्यालय है, वरिष्ठ अध्यापक है, ये निकाले हैं, लेकिन इनमें साथियों आपका जो क्या बोलते हैं 40% का जो रूल है वो नहीं लगा था। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर गड़बड़ है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की सभी परीक्षाओं में निष्कर्ष सुन लीजिए मेरा, ठीक है। चलो निष्कर्ष बाद में बताऊंगा मैं, पहले देख लेते हैं संस्कृत एजुकेशन का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो विज्ञापन जारी हुए थे 2024 में जनवरी 2024 में सेकंड ग्रेड का हुआ था। कौन आ रहा है भाई, है ना। ओके, हिल गए भाई, ये कहता है हेलो भाई, ये तो हिल गए हम तो। ये लो, ये 1 जनवरी 2024, मतलब 25 जनवरी 2024 को संस्कृत एजुकेशन में, संस्कृत शिक्षा में स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है। इन दोनों में देख लेते हैं फटाफट से क्या प्रावधान है। तो पहले सेकंड ग्रेड का देखते हैं, वरिष्ठ अध्यापक लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में हुआ जो कमाल, वो देखो पेपर वन में भैया 5वां पॉइंट ही नहीं है, 5वां पॉइंट ही नहीं है, यानी कि यहां पर 40% का क्राइटेरिया है ही नहीं, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड में है। पेपर 2 में देखो, ठीक है, यहां वो छठा पॉइंट नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 40% का यहां पर पेपर सेकंड के लिए भी जो बातें लिखी हुई है उसमें 40% है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्कृत एजुकेशन की सेकंड ग्रेड जो 2024 में निकली थी उसमें 40% वाला रूल नहीं था, जबकि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये 2022 से आराम से चल रहा है। 2022 तो हमने देखा ही है, ठीक है, सेकंड ग्रेड से चल रहा है, सेकंड ग्रेड में उसमें चल रहा है, लेकिन संस्कृत एजुकेशन में नहीं है। अब संस्कृत एजुकेशन स्कूल लेक्चरर में देख लेते हैं। इसमें भी हमने स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर लेक्चरर स्कूल एजुकेशन देखा है। बाकी सब रूल सेम टू सेम है, पूरा सिलेबस सेम टू सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 40% वाला रूल हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भयंकर गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है जरा देख लो, आपको पता चलेगा कि आपका जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी आपकी सेकंड ग्रेड की और आपकी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम लगती है, इसमें 40% रूल आपका अप्लाई है, और फर्स्ट और दो जो आपके सेकंड पेपर में अलग अलग आपको 40% रूल अंक लाने हैं। जबकि आपका जो संस्कृत एजुकेशन के जो सेम पोस्ट है, सेम पोस्ट कौन सी? सेकंड ग्रेड और आपकी फर्स्ट ग्रेड,
अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, इन दोनों के लिए 40% रूल अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ आपको बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? मैं बताता हूँ, आपको अजीब लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि संस्कृत एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों में सेकंड ग्रेड का पदनाम एक ही है, दोनों में ही सीनियर टीचर बोलते हैं और दोनों में ही प्राध्यापक स्कूल शिक्षा बोलते हैं, मतलब पदनाम सेम है। देखो सुनना जरा बात को, पदनाम सेम है, राज्य सरकार सेम है, दोनों पद की योग्यता सेम है, योग्यता सेम है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों का एग्जाम का स्कीम मतलब सिलेबस एग्जाम का सेम है, एग्जाम का पैटर्न सेम है, भर्ती कराने वाली एजेंसी आरपीएससी सेम है, केवल विभाग अलग है, उधर संस्कृत शिक्षा विभाग है, इधर माध्यमिक शिक्षा विभाग है, लेकिन ये दोनों विभाग करते तो एक ही मंत्रालय के अंतर्गत काम है। फिर इतनी असमानता क्यों? मतलब इतना इतना डिले क्यों? जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2022 का तो हमने देख लिया, उससे पहले भी शायद हो सकता है ये 40% रूल था या नहीं था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 2022 सेकंड ग्रेड में तो हमने देख ही लिया, ठीक है ना। 2022 स्कूल व्याख्याता में भी ये नियम था, लेकिन ये 2024 में जो संस्कृत एजुकेशन में रिलीज हुआ है उनमें 40% रूल नहीं है। तो भाई जब सारा चीज सेम है, आपका सैलरी सेम है, आपकी योग्यता सेम है, आपका पदनाम सेम है, आपकी सरकार सेम है, आपका इन दोनों विभागों में इन पोस्टों का काम सेम है, इनको भर्ती करने वाली एजेंसी सेम है, एक ही सरकार के नीचे काम करते हैं, इनका क्या बोलते हैं, भर्ती की प्रक्रिया है, यानी कि सिलेबस है, पेपर है, योग्यता है, सब सेम है, तनख्वाह है, सब सेम है, तो 40% वाले रूल में कहाँ डील है? मेरा कहने का मतलब है, या तो लगाओ तो पूरा लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, आधा खिचड़ी मत करो, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि संस्कृत एजुकेशन में यदि आपने बाकी जगह अपडेट आप लेके आ गए, तो संस्कृत एजुकेशन में इतना डिले क्यों? ये मेरा पहला सवाल है, ठीक है। तो मैंने आपको निष्कर्ष जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली हमने क्या निष्कर्ष लिया है इस वीडियो से, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके डाउट हैं वो दूर कर पाया हूँ, ठीक है। तो कहाँ गए भाई वो हमारे सवाल थे जो आ गए, ये रहे। तो फाइनली हम ये समझने में सफल हुए कि सेकंड ग्रेड में दोनों पेपर में आपके 40% अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और डाउट क्यों आया वो भी मैंने आपको बता दिया। वो जैसे ही वो लिखा ना कि ईच पेपर वाली कंडीशन हट गई, तो लोगों ने इसको गलत समझ लिया, ठीक है। इस नियम से छूट किसको है वो भी हमने देख लिया, SC ST को 5% है, और आपके विशेष योग्यजन हैं और आपके वो क्या बोलते हैं एक्स आर्मी मैन हैं, उनको कंप्लीटली छूट है, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या इस रूल में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में लगता है दोनों पेपर में अलग अलग 40%, सेकंड ग्रेड में भी वैसे ही अप्लाई होता है। चौथा क्या भी हमने आंसर ले लिया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में ये क्या नियम लागू होता है, तो ये अभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कब लागू होगा, हमें नहीं पता, ठीक है ना, ठीक है। ये तो आप ही बता पाएंगे, या आप हो सकता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो शायद शायद सुनने वाले देखने वाले जागेंगे, तो बात पहुंचेगी आगे तक। तो ये जो असमानता है माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग, ठीक है, ये शायद दूर होगी, ठीक है ना। और भर्ती की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट बनेगी, थोड़ी सी विश्वसनीय बनेगी। अब मैं ही कैंडिडेट हूं, वही सेकंड ग्रेड का एग्जाम संस्कृत से एजुकेशन में दूंगा तो मेरे को नहीं चाहिए, वही माध्यमिक शिक्षा में दूंगा तो मेरे को चाहिए 40%। तो ये बात सही नहीं है मेरे ख्याल से, हम सबके लिए सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जल्दी लग रही है संस्कृत एजुकेशन में रूल लगवाने की, नहीं भाई, मैं सिस्टम में जो गफलत है मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये सिस्टम की गफलत है, इसको सही किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।